9 टीवी इंटरनेशनल देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं, साथ ही हमारी नशियात मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी जारी है। आज बहुत ही प्यारी शख्सियत सरफराज नवाज साहब हमारे साथ हैं और मैंने सोचा कुछ क्रिकेट पे भी बातें करते हैं, कुछ सियासत पे भी चलते हैं उनके पास। जी सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सुनने वालों को भी आजकल मैंने कहा मीडिया पे छाए हुए हैं आप तो। नहीं छाना क्या है, जो हकीकत है सामने ला रहा हूँ। सच्चाई की बातें कुछ लोग तो सुनना पसंद करते हैं, लेकिन पीटीआई के लोगों को तकलीफ काफी है कि मैं सच क्यों बोलता हूँ और इमरान का जो हकीकत वाली चीजें हैं वो अवाम में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो ऐसी चीजें जो अवाम को पता ही नहीं। तो बहरहाल मेरी जिम्मेदारी है कि हकीकत सामने लानी। अच्छा, आज क्रिकेट मजीद भी लाऊंगा इंशाल्लाह। आज मैंने कहा क्रिकेट से शुरू करते हैं कि आप किस नजर से आजकल जनाब देख रहे हैं हमारी क्रिकेट टीम को और क्या चांसेस हैं वर्ल्ड कप के? मैंने कहा आपसे पूछते हैं पहले तो ये। नहीं, जो अभी मौजूदा इमरान खान ने एक, मैं कहूँगा कि अच्छी बात नहीं की कि रमीज राजा को इस मौके पे लेके आए हैं, जबकि वो कहते हैं ना वर्ल्ड कप इज राउंड द कॉर्नर। 17 तारीख से शायद नेक्स्ट मंथ अक्टूबर को ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है जी, जो यूएई और ओमान में होगा जी बिल्कुल। और शुरू में ही पाकिस्तान के सरहद मैचेज हैं, तो उसमें देखें एक टीम 2-3 साल से मानी जो टीम के साथ था चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, उसको वर्ल्ड कप से पहले नहीं हटाना चाहिए था। और उसके साथ भी रमीज राजा उसके ऊपर एक तलवार लटका दी कि रमीज राजा आपके साथ रहेगा और उसके बाद आप फारिग हो जाएंगे। तो जब ये आप बात सुनेंगे कि रमीज राजा को इमरान खान ने फ्यूचर का चेयरमैन लगाना है, तो फिर एहसान मानी की बात कौन सुनेगा? इस टीवी में इख्तलाफात और बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मानी ने जो 6 माह या साल का उसको एक्सटेंशन दी गई थी, वो मेरे खत के ऊपर दी गई थी, लेकिन मानी भाग गया और उसने कहा कि मैं अपना रमीज से काम नहीं करूंगा, या तो मुझे रखें या फिर रमीज को रखें। तो इमरान खान ने रमीज को फौकियत दी। हालांकि देखें रमीज के ऊपर मेरा तो एहतजाज ये है कि ये एक इंडियन क्रिकेट एजेंट इसलिए है कि कुछ साल पहले इसने पाकिस्तान को ये कहा था कि एक डिबेट हो रही थी इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट की 3 बिच के ऊपर, तो इसने कहा कि पाकिस्तानी को पाकिस्तानियत से हट के बात करें और अगर पाकिस्तान को इंडिया के लिए बेशर्म भी होना पड़े तो बेशर्म हो जाए और इंडिया की मदद करे। तो ये अब इंडियन एजेंट इमरान खान ने कैसे रख लिया और पाक फौज को भी जवानों के सामने जो शहीद हो रहे हैं उनको आप क्यों बटरे कर रहे हैं कि इंडियन एजेंट को एक बड़ा होता चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आप दे के आ गए हैं। तो आप भी इसके ऊपर बताएं कि अच्छी बात है। अच्छा सर, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। दूसरी ये थी कि पिछले दिनों आपने भी ये खबर सुनी होगी मिसबा की और वो क्या नाम है वकार यूनुस की, तो ये खुद की है या क्या चक्कर चला आपके ख्याल में? नहीं, ये तो इन्होंने खुद अपने आप को या तो फारिग किया और कहा है, क्योंकि इनको जो सिलेक्शन हुई थी वर्ल्ड कप के लिए, जो मेरे ख्याल में या जो अखबार में बातें आई हैं, मेरी इन दोनों से बात तो नहीं हुई, लेकिन यही पता चला कि इनको सिलेक्शन कमेटी में नहीं बिठाया गया, ना इनकी सुनी गई है। और इसलिए इन्होंने कहा कि अगर ये टीम हमारी है ही नहीं तो हम इस्तीफा देते हैं, तो आप और आदमी ढूंढे। लेकिन इस मौके के ऊपर जब ये 2-3 साल से काम कर रहे हैं तो इनको डेफिनेट टीम की सिलेक्शन में बिठाना चाहिए था। वहाँ इख्तलाफ भी होता, जो भी सिलेक्शन होती तो अलग बात थी, लेकिन इसमें पहले तो बातें आई हैं कि रमीज राजा ने खुद टीम को कुछ प्लेयरों को चेंज किया है
वो मैं अब मजीद आगे जाके बताता हूँ। और उसके बाद फिर दूसरी बात कीजिए, जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है वसीम, उसने भी बयान दिया था कि इसमें जमीर राजा का हाथ है, जो कुछ चेंजेस हुई हैं तो उसकी टीम कुछ और थी। लेकिन ये मुकर जाती हैं, बेईमान लोग हैं। एक दिन टीवी के ऊपर मैं जो ये बातें कर रहा हूँ जो टीवी अखबारात में आई हैं, और एक दिन ये जो बातें मैं बता रहा हूँ इस तरह की आते हैं, नेक्स्ट डे फिर कुछ दिन बाद ये कहते हैं कि ये बातें हुई नहीं। फिर कैप्टन जो है बाबर आजम, उसने इख्तलाफ किया, और उसके बाद फिर ये बात आ गई कि बाबर आजम को कप्तानी से फारिग करके रिजवान को कप्तान बनाया जाएगा। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद एक और बयान आ गया एक चीफ एग्जेक्टिव का, वसीम खान का, कि जी बाबर आजम ने ऐसी बात की नहीं। ये इतने झूठ चलते हैं, मैं हैरान हूँ कि ये बेशर्म है, ये इनको शर्म नहीं आती कि टीवी आपके सामने है, लोग आपको फौरी तौर पे टीवी पे हर चीज सुना लेते हैं कि आपने ये कहा, ये कहा, ये कहा। उसके बावजूद ये बेशर्मी बगैरती की इंतहा होती है, और सियासत में भी है। तो हर जगह पे ये पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि वहाँ डेफॉर्मेशन होती नहीं है, कोई चार्जेस होते नहीं है। ऐसा नहीं होता जैसे इंग्लैंड या दूसरे मुल्कों में एक आपने गलत बयान कर दिया तो आपको कैबिनेट से या ओहदे से हटा दिया जाता है। तो पाकिस्तान में तो जितना बड़ा झूठ बोलो तो अगले दिन मुकर जाओ, उतना बड़ा इंसान बनता है। तो ये मैं चीज कहूँगा कि ये अब आप देखें कि पूरी कौम के सामने इलेक्शन के ऊपर ये एतराजात हैं कि आजम खान वसीम खान का बेटा और उसका जो चाचा है नदीम खान, वो क्रिकेट बोर्ड में बहुत अहम ओहदे पर लगा हुआ है। उसने आजम खान बारी वर्कम, जो आउटफील्ड में कहते हैं बाल नहीं सकता, उसको सरफराज अहमद के मुकाबले में विकेट कीपर ले आए। आप उसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप तौबा तौबा करेंगे, हो सकता है खुदकुशी कर लें। और उसके बाद ये कहते हैं कि आजम खान इस बिग बैट में इस फिटर, और उसके बाद शकील को कहते हैं पिच नहीं है, जो वन ऑफ द बेस्ट ओपनर आपके पास मौजूदा दौर में है। और उसके बाद फिर अगले आप आ जाए, उन्होंने वहीम अशरफ को फारिग कर दिया, जो आपको 2-3 साल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। उसके बाद फखर जमान को रिजर्व में डाल दिया। तो ये मैं कहूँगा कि क्या हो रहा है, क्यों ये चीजें बगैरती की तरफ लेके जा रहे हैं। और वसीम अकरम का बयान ऑस्ट्रेलिया से या जहाँ भी है, एक और मिशरनी का बयान था कि ये बड़ी अच्छी टीम है और आजम खान इज द बेस्ट प्लेयर, इस तरह की बातें। तो मैं ये कहूँगा कि ये इमरान खान को नजर नहीं आ रहा। इमरान खान खुद भी कहते हैं ना कि क्रिकेट चैंपियन है और वर्ल्ड कप विनर है, तो अब वर्ल्ड कप जीतना है, उन्होंने हारना है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि ये इमरान खान नहीं चाहता कि कोई और प्लेयर और कैप्टन आके वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि ये चाहता है कि इसकी सुप्रीमेसी रहे और वर्ल्ड कप जिसने जीता हुआ है उसकी वजह से ये प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो ये नहीं चाहता कि कोई वर्ल्ड कप जीत के इसके बराबर आए। तो ये जो टीमें बनी हैं, इमरान को नजर आना चाहिए कि जो टीमें बनी है गलत बनी है, इसके ऊपर कोई एक्शन करना चाहिए। जी अच्छा सर, एक चीज है कि 2-3 साल तक टीम की तैयारी की जाती है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, तैयारी की जाए, और आखिर पे एकदम इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां कर दी जाती हैं, इससे तो ठीक ठाक नुकसान हो जाता है। मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा नुकसान होता है। देखें 2-3 साल से एक आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हाँ, और वो एस्टेब्लिश हो रहा है। और रिसेंटली खास तौर पे फहीम अशरफ ने एस्टेब्लिश किया कि नंबर 6-7 पे आके वो 50-60-70 से स्कोर भी करता है। उसकी बॉलिंग की लाइन लेंथ इंप्रूव हुई है। वो किसी सूरत भी एज एन ऑलराउंडर टीम से बाहर नहीं हो सकता, तो उसको आपने निकाल दिया। और उसके बाद अगर आपने सरफराज अहमद को क्यों निकाला, वो भी 3-4 साल से आपके
से पहले कैप्टन भी रहा है और फिर रेगुलर मेंबर भी रहा है और अखीर में आके आपने उसको अनट्राइड एक बिग फैट मैन को आजम खान को कि वो उसका बेटा है मुइन खान का और उसके बाद वो नदीम खान जो उसका चाचा है ये नदीम खान मेजर ओहदे में मौजूद है उसको आपने रख लिया है किस बेस पे रखा है तो उसकी परफॉर्मेंस देख ले आईपीएल में या दूसरी जगहों के ऊपर परफॉर्मेंस ही नहीं है टीम के साथ जाता है तो कुछ मैच वो खेल ही नहीं सकता और उसके बाद फील्डिंग में जब उसकी पुअर रनिंग हुई है तो उसको एज ए विकेट कीपर कर दिया मैं ये कहता हूँ कि ये तो मसले नहीं होने चाहिए। ठीक। अच्छा सर एक चीज मुझे बताइए कि हमारे मुल्क में क्रिकेट टीम है या सियासत है या कुछ भी है क्या वजह है कि अपने तल्लकात वाले लोगों को वहां पे जनाब ले आते हैं वो ये नहीं देखते कि इस काबिल है या नहीं है। आज ही मैं पढ़ रहा था जर्मनी की वजीर आजम 16 साल बाद उसने खुद कहा कि मैं सियासत से अलहदा हो रही मैंने कौम की खिदमत की और कौम ने उसको आंखों पे बिठाया बड़ी इज्जत दी और उसने 16 साल में ना किसी रिश्तेदार को ना किसी दोस्त को ना किसी करीबी साथी को किसी ऐसे ओहदे पे यानी कि जिम्मेदारी दी उसने उसी को दी जो हकदार था ना तो ये हमें क्या मौत पड़ती है कि हम भी इस तरफ जाएं और उन लोगों का जिनका हक है उनको दें वो वाला हक। नहीं इसमें आप मजीद सुन लेना अभी आप अच्छा इसमें आप देखें झूठ कैसे बोलते हैं शुएब मलिक की बात हुई मैं वैसे इसलिए उसके खिलाफ हूँ कि वो जुआ माफिया का मेंबर है लेकिन एज ए प्लेयर वो डिजर्व करता है टीम में वो इसलिए डिजर्व करता है कि उसकी आईपीएल में और इधर उधर जो T20 लीगें हैं बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है जी और उसको ये झूठ बोल के बाहर निकाल दिया गया शुएब मलिक को कि उसको कहा गया कि आप इस नंबर पे बैटिंग करेंगे नंबर पे करना चाहता हूँ इस्लामाबाद में अपना इसका बयान आया ये अपना शुएब मलिक का कि मैंने तो कोई ऐसी बात की नहीं तो इसके ऊपर ये इल्जाम लगा के बात कर दिया कि ये जो हमने नंबर बताया था क्रिकेट बोर्ड में उस पर इसने रिफ्यूज किया कि बैटिंग नहीं करनी हालांकि इस वक्त शुएब मलिक वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और उसके बाद फील्डर भी अच्छा है उसके बाद फिर आप उसकी ऑफ ब्रेक भी इस्तेमाल कर सकती हैं तो आउटगोइंग ये वर्ल्ड कप में उसकी डिजर्व करता था लेकिन इन्होंने ऐसे प्लेयरों को चुना है तो जिसमें तो कई प्लेयर तो ऐसे हैं उन्होंने 4-4 5-5 मैच खेले हुए हैं T20 के कईयों ने 2 खेले हुए हैं और ये जो हैरानकुन हालात हो गए हैं जो रेगुलर प्लेयर आ रहे हैं साल से और परफॉर्मेंस उन्होंने की हुई है उनको आप बाहर निकाल देते हैं इल्जामात लगाकर तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को इसके ऊपर अभी एक्शन करना चाहिए और ओपन डिबेट होनी चाहिए क्रिकेट के ऊपर सहाबी भी हों एक्स प्लेयर भी हों और ये जो अपना ऑर्गेनाइजर भी हों ये सवाल जवाब करें इमरान खान बैठ के सुने कि ये जो सवाल और जवाब होंगे सिलेक्शन से बोर्ड ऑफिशियल से और ये जिनके मैंने नाम लिए हैं मीडिया एंड अदर प्लेयर से कि ये सारी डिबेट हो ताकि और ओपन डिबेट कौम के सामने हो एक चीज वाजिया होनी चाहिए कि ये पीसीबी क्यों इस तरह की जानबूझ से गलतियां कर रहा है क्या वो इमरान को अपना लीडर ये रखना चाहते हैं कि कोई और वर्ल्ड कप न जीते जी। अच्छा थोड़ा अब क्रिकेट से बाहर निकलते हैं थोड़ी मैंने कहा सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं क्योंकि ये तो बड़ी लंबा अगर इस पे प्रोग्राम करते रहे तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। अच्छा सर ये बताइए कि इमरान खान आप कह रहे टीम भी झूठ बोलती है सियासतदान मेरा तो ख्याल है पूरी कौम ही झूठ पे लगी हुई है। नहीं झूठ बोलना तो एक वसीला है वो कहते हैं कि मौलाना हजरात ने ये कहा कफारा दे दिया करे बस जो चीज लोग कफारा दे आपके गुनाह माफ है बात खत्म ये तो बातें करके झूठ बोलते हैं। मैं जब सियासत में था तो मेरे सामने कुरान उठाए जाते थे और अगले दिन वो मुकर जाते थे तो अब इसका भी आप क्या करेंगे वो कफारे वाली बात आ गई ना कि कफारा दे दो और सब चीज की माफी हो गई
कुरान उठा के दो कुरान उठाए गए जी। नहीं, 2 कुरान क्यों उठाएगी, एक पे एतबार नहीं था? नहीं, एक दिन और एक अगले दिन दूसरे लोगों के साथ 2 कुरान हो गए। अच्छा जी। मैंने सोचा इकट्ठे ही 2 उठाए, मैं ये समझा था। अच्छा सर, ये बताइए कि जो हालात आज पाकिस्तान में देख रहे हैं आप, मैं आज एक प्रोग्राम किया, वो जर्मनी की वजीर आजम की मिसाल दी थी। पाकिस्तान में कोई इज्जतदार आदमी पिछले 40 साल से कोई आपको नजर आया जिसकी कौम इज्जत करती हो और उसने कोई अवाम की खिदमत की हो? नहीं, देखें, आपको ये है कि 72-73 साल हो गए हैं, पाकिस्तान में आदमी ही आदमी है। और यहाँ आप देखें, जो भी काम होना है आदमी ने करना है। तूफान आ जाए, जलजले आ जाए, इस तरह की चीजें आदमी आगे आती है। आदमी ने ये नहीं किया कि पाक फौज ये आगे बढ़ के ये पुलिस को अपना मैच्योर करे कि अगर चीजें ऐसी हो गई हैं, तूफान आ गए, तो पाक तो पुलिस आपके पास मौजूद है और उसके बाद और आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट मौजूद है। तो इनको आप ट्रेन करें ना कि आपने ऐसे ऐसे करना है। और ये अगर पाक फौज की जरूरत पड़े तो ये पाक फौज को मंगवाएं, बजाय के मेजर जनरल जाके वो ऑर्गेनाइज करें। तो इनको फिर किस लिए रखा हुआ है? आईजी हैं, फिर दूसरे लोग हैं। तो दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जलजले के वक्त भी मैनेजमेंट जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको कुछ नहीं सिखाया गया। छोटे से दफ्तर बनाए हुए हैं, पैसे दे हुए हैं बस, और उनकी नौकरियां लगी हुई हैं। जो 22 ग्रेड में 21 में रिटायर होता है, फौजी हो या ब्यूरोक्रेट हो, उसकी एक प्राइस पोस्ट होती है कि आखिरी उम्र में मोहित कर लो। तो उसके बाद इनकी आगे कुछ भी नहीं। उसके बाद जो आईजी हैं उनको चाहिए था कि इनको ट्रेन करती पुलिस को हर इलाके में कि इन चीजों को आप लेके आगे चलते, लेकिन नहीं किया। पाक फौज चाहती नहीं कि मुल्क में बेहतरी हो और लोग खुद ही अपना काम चलाएं, और पाक फौज लड़ाई के वाकों में या बॉर्डरों पे रहे। ये तो अपना हर अच्छा जॉब अब आप देखें, 25 से 30 मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल हजारों के ऊपर लगे हुए हैं। 30 से 35 लाख रुपया महीना तनख्वाह ले रहे हैं और मौज कर रहे हैं। क्या ब्यूरोक्रेट या सिविलियन जो काम करके आते हैं वो किधर गए? जी सर, ये बताइए कि जब कोई सियासतदान इतना काबिल नहीं आया पिछले 40, 45, 50 साल में, तो फिर उसमें फौज का क्या कसूर है? फिर फौज ने तो कोई जिम्मेदारी अपनी थी, वो यानी पूरी करनी है ना आवाम के लिए। अब कोई सियासतदान आपको नजर नहीं आया। आईजी की बात आप कर रहे हैं, आए दिन तो आईजी पंजाब का बदल दिया, सिंध का बदल दिया, फलां बदल दिया, फलां बदल दिया। क्या काम करें वहां पे? नहीं, देखें, आप जो बदले गए हैं इस तरह तो कभी बदले नहीं गया। ये इमरान खान अपनी अचीवमेंट करना चाहता है कि ऐसे लोग लेके आता है जो प्रोमिस करते हैं। अब लोकल बॉडीज इलेक्शन आने हैं, जनरल इलेक्शन आने हैं, तो वो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहा है जो कसमें खा के आए होंगे कि ये हम आपका हर गलत सही काम करेंगे। सही तो खैर करने क्या है, जो भी गलत आप काम करेंगे हम करेंगे। तो ये हो रहे हैं। उसके बाद कमिश्नर बदल जाते हैं, डीसी बदले जाते हैं रोजाना। तो ये तो अपनी लाइकिंग के लोग लाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप जो बात कर रहे हैं, एक तो पाक फौज की इंटरफेरेंस इतनी है कि जो भी अपना आता है इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर, उसको तो अपनी मर्जी से काम करने नहीं देते। नवाज शरीफ को 2 से 3 मरतबा निकाल दिया इस वजह से कि वो फौज के कहने पे शायद ज्यादा नहीं चले, वो अपनी ही प्लानिंग के साथ काम करना चाहते थे। तो ये भी इख्तलाफात हो सकते हैं। तो पाक फौज ही तबाही करती है। अब आप देखें जो इमरान खान को लेके आए हैं, कितनी तबाही हुई है। ये पाक फौज के इशारों पे इमरान चल रहा है। इमरान को तो अपनी विजन है ही नहीं। वो खुद कहता है कि मुझे पता नहीं था प्राइम मिनिस्ट्री क्या होती है, और मैं जज्बा भी नहीं था, मैं समझा भी नहीं, खुद वो टीवी पे कहता है। तो ये सारी चीजें जो पाक फौज ने मिजरेबली फेल टू कंट्रोल हुकूमत को, अब लाहौर में आप सॉरी देखने पर पूरे
मुल्क में जिस तरह महंगाई हो गई है, ये पाक फौज जो इशारे करके इमरान को चलाती रही है, और इमरान खुश है कि वो एक चमचा बना हुआ है स्टूज, और वो पैसे लूट रहा है और दूसरों को लुटा रहा है। और इतनी जो महंगाई है, इतनी चीजें महंगी हो जाती है ओवरनाइट, और इतनी फिर महंगाई से ये गैस खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, बाहर से गंदम खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? पहले अच्छा कर देते हैं, फिर इम्पोर्ट करते हैं, तो इसमें वजह क्या है? तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर ये अपना जो इलेक्ट होके आते हैं, इनको इनकी मर्जी से फौज काम करने दे, ट्रांसफर, पोस्टिंग और जो भी अपना फॉरेन पॉलिसी, तो ये काम बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जो सियासतदान है ये अवाम में रहते हैं, इनको अवाम की मर्जी का पता होता है, तो अवाम का वो देखते हैं कि क्या अवाम चाहती है, और चीजें भी महंगाई भी होती। और नवाज शरीफ के दौर में तो मैं कहूँगा कि हर चीज स्टेबल रही है। डॉलर की बात कर लें, पाउंड की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, उसके बाद पेट्रोल की बात कर लें, हर चीज का कंट्रोल रहा है। इसका नहीं हुआ कि ओवरनाइट इमरान आया तो 110-25 का डॉलर 160 पे चला गया, अब पाउंड 100-230 पे चला गया। और किसकी हुकूमत है? अब आप क्या करेंगे कि पाक फौज ने जो हुक्मरान लेके आए हैं, उसमें पाक फौज की दखलअंदाजी की वजह से ये तबाही हुई है। जी सर, कल आपने भी ये सुना होगा कि स्वाति साहब ने इलेक्शन कमीशन पर भी इल्जाम लगा दिए। तो अगर इलेक्शन कमीशन ही आपका ठीक नहीं है तो फिर बाकी सिस्टम कैसे चलेगा? नहीं, ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं, ये है कि जो इमरान खान के लोग हैं वो चाहते हैं कि हर आदमी इनकी मर्जी से चले। आपको याद होगा कि एफआई ने जब कहा कि हमने सरीन को और दूसरे कुछ लोगों को गिरफ्तार करना है, इमरान से इजाजत मांगी प्राइम मिनिस्टर से, तो आला प्राइम मिनिस्टर से इजाजत मांगनी नहीं चाहिए थी। अदालत में केस था, तो उसने इमरान ने कहा कोई गिरफ्तार नहीं करना, बल्कि उसने एफआईए के जो लोग थे, इन्वेस्टिगेटर जो केस का परसू कर रहे थे, उनको चेंज कर दिया। और ये अपना कहा कि जमानतें जो लेने जा रहे हो या सारा खत्म करें और कोर्ट से केस विड्रॉ करें। ये तो हालात हैं। तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी इनके इशारों पे चले, और इलेक्शन कमीशन आला इनकी फेवर कर रहा है। जो ये डेली बेस पे इमरान की फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन खामोश है, और इनकी फेवर में वो आगे आगे काम करता जा रहा है, और इनकी फेवरें हो रही है। उसके बावजूद ये जो कल अपना मिनिस्टर ने कहा, स्वाति ने, कि इनको आग लगा देंगे, ये कर देंगे, धमकियां दी। अगर कोई और मुल्क होता तो उसमें 100 करोड़ का फाइन हो जाता, और उसके बाद उसको हमेशा के लिए ओहदे से बैन हो जाता, फौरी तौर से इस्तीफा उससे मांग लेना था पार्टी ने कि यह बात ऐसी की क्यों। लेकिन ये हमारे मुल्क में कुछ शर्मी की तरह है कि कोई अपना नहीं, इसके ऊपर बात नहीं। और उसने 14 फौज की सुनने, उसको टीवी के ऊपर कल मैं ढूंढा था, उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं क्या बात हुई है। तो दूसरी तरफ उसका 4 घंटे पहले इसके ऊपर एक बयान आया हुआ था। तो इस तरह की आप देखें हरकतें हो रही हैं कि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन हो और वो 12 घंटे बाद बताए कि मुझे पता ही नहीं। लानत है ऐसी हुकूमत के ऊपर। जी अच्छा, ये लानत आपने कहा, तो ये तो पार्लियामेंट में जो भी जाते हैं वो कई दफा सुना कि वो कहते हैं हम इस पार्लियामेंट पर लानत डालते हैं। ये कोई नई बात तो नहीं लानत डालने वाली? जी ये अच्छा, ये तो हाँ जी। अच्छा चले, ये तो मैंने वैसे बात की। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन जुड़े रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आगे बातचीत जारी रहेगी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर सरफराज नवाज साहब हमारे साथ। अच्छा सर, ये बताइए कि अफगानिस्तान को क्या किन हालात में आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं? वो जो प्लेन है यूएनओ के, और दूसरे तीसरे उनके ऊपर पिंगे झूठ रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ये जो अफगानिस्तान इश्यू है,
इसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा आगे नहीं आना चाहिए। पहले भी आगे आए थे जवाहरलाल के दौर में, तो क्या पाकिस्तान का हर्षद हुआ और अभी ये अपना हर्षद ऐसा न कराएं। और इनको चाहिए, जब अफगानिस्तान तालिबान कह रहे हैं कि चाइना हमारे साथ है, और चाइना का भी बयान आ रहा है कि हम आपके साथ हैं और सारी चीजें इस तरह की बातें हैं। और उसमें ये कहूँगा कि पाकिस्तान को चाहिए कि ये चाइना को आगे रखें और चाइना जो कहे उसके मुताबिक काम करें, क्योंकि चाइना इज ए बिग पावर इन रीजन। और उसमें ये भी आप देख लें कि चाइना और अभी रिसेंटली अमेरिका की दोनों सदरों की दूर की 90 घंटे टेलीफोन पे डिस्कशन हुई है और ये एक अच्छी मामला है। और ये अपना जो मैं कहूँगा ISI चीफ कुछ हफ्ता पहले चाइना अफगानिस्तान से होके आए हैं, इनको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। और उसके बाद वहाँ जो पूरी हुकूमत अनाउंस हुई है, अब सारे दुनिया जो ब्लेम दे रही है अपने यूरोपियन और अमेरिकन इस तरह के मुल्क के तालिबान जो है अफगानिस्तान अपना जो है ये पाकिस्तान के इशारों पे चल रहा है, तो ये चीजें फिर पाकिस्तान की झोली में डालेंगे तो तबाही की जो होगी, जो भी होगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये चाइना के साथ मिले और चाइना और तालिबान आपस में जो बात करे उसकी हाँ में हाँ मिलाए पाकिस्तान, ताकि पीछे रह के जो आप अचीव कर सकते हैं वो आगे रह के नहीं कर सकते। और चाइना के खिलाफ कोई दुनिया में मुल्क बोलने का भी मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं होगा। तो ये मैं मजीद कहूँगा पाक फौज को भी, ये मैं देखें हम बाहर से देखते हैं ना और लगता है, आप अंदर रह के देखते हैं और लगता है। तो मैं ये जो अराउंड दी वर्ल्ड चीजें सुनता हूँ तो यही कहूँगा कि आप चाइना को आगे भेजें और उसके साथ रहे पीछे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इसमें बेहतरी है और उसमें तालिबान की बेहतरी है। उसके बाद ईरान और अगर चाइना भी मिले तो रशिया भी चाइना के साथ मिलेगा, ताकि सुपर पावर अगर आगे लगेगी तो इर्द गिर्द के मुल्क ये काजकिस्तान, उज्बेकिस्तान इनसे मीटिंगें करते हैं, उनकी वैल्यू क्या है। तो मैं फिर दोबारा ये रिक्वेस्ट है कि चाइना के पीछे लग के चले और चाइना को आगे लगाए। जी अच्छा सर, ये आप वैसे कोई अमन देख रहे हैं अफगानिस्तान में? नहीं, इस दफा तो वो समझदार हैं और रोजाना अपने व्यूज का वो असेस करते हैं। पहले देखिए उन्होंने कहा था 9/11 जब 11 तारीख आएगी तो हम ऑफिशियली लेंगे, ये करेंगे। फिर आज उन्होंने कैंसिल कर दिया कल कि हमने तो ये सोशल मीडिया की मामला था, हमने तो ये बात नहीं की। तो ये सारी चीजें वो समझदारी से भी चेंज भी कर लेती हैं। पहले तो वो डर होते थे और उसके बाद अब उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम अराउंड दी वर्ल्ड से पढ़े लिखे लोगों को अहम मुद्दों पर लगाएंगे। ये मेरा ख्याल है सबसे जबरदस्त बात तालिबान की मैंने सुनी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि औरतों को भी हम पौधों पे लगाएंगे। तो अभी वेट एंड सी वाली बात है। तो ये अराउंड दी वर्ल्ड जो लोग ईस्टर्न और उसके बाद अमेरिकन बातें कर रहे हैं, इनको कुछ इंतजार करना चाहिए ताकि उनको वक्त दे इसके करते के। जी सर, आपके ख्याल में दूसरे ममालिक के लोग वहां पे जाके जिस तरह उन्होंने कहा कि हम यहाँ बिजनेस खोल देंगे, ये खोल देंगे, सेफ तो है नहीं वो मुल्क के लोग, तो डरते हैं इन चीजों से। कौन जाएगा वहां? कौन अपनी जिंदगी जो है वो डालेगा कि किसी वक्त भी हमला हो जाए, किसी वक्त भी? आपको पता ही है लोग डर गए हैं ज़हनी तौर पे उनसे। तो नहीं, ये देखें अभी तो इस तरह की बात हो सकती है, लेकिन तालिबान के होते हुए मेरा ख्याल है अब हमला करना किसने है? यही से हमला करने वाले। और उसके बाद अपना तंदरी जो था वो भी चला गया, उसने कहा है कि मैं ब्लडशेड नहीं चाहता था और उसकी अपनी फौज तालिबान से ना लड़ती। तो ये सारी चीजें कूल डाउन हो गई है। और उसके साथ में ये कहूँगा कि ग्रेजुअली ये मामले चले गए जब चाइना ने ऐलान कर दिया है कि मैं चाइना विल ब्रिंग बिग थिंग्स इन अफगानिस्तान।
तो ये देखते हुए अगर चाइना सारा कारोबार कर रहा है तो दूसरे दुनिया के लोग भी उसमें शरीक होंगे। तो ये देखें, सुपर पावर चाइना अगर इस मुल्क में ठीक है तो रशिया भी कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, ईरान भी साथ मिल जाएगा, पाकिस्तान तो वैसे साथ है। तो इंडिया का जो हालत है सब के वो भी ठंडा होकर बैठ जाएगा और अमेरिका भी सोचेगा मैं क्या करूं कि चाइना की इन्वेस्टमेंट है उसको अब कोई ये ड्रोन हमले या बमबारी तो रोजाना नहीं हो सकती। जी अच्छा सर, ये तो चले अफगानिस्तान का हो गया, मगर ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान को डायरेक्ट मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, बड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इसकी कीमत पाकिस्तान पहले काफी अदा कर चुका है। तो अब मैंने कहा थोड़ा सा पाकिस्तान का अभी पूछते हैं आपसे कि कोई तब्दीली नजर आई है आपको पाकिस्तान में? ये कोई महीने बाद प्रोग्राम मैं कर रहा हूं आपके साथ, कोई वहां पे ऐसे आपने हालात देखे? क्या वजह है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो अपने रिश्तेदारों, उनके रिश्तेदार ही अमीर होते हैं, दूसरे लोग अमीर नहीं होते? नहीं, देखें जिनके कारोबार चल रहे हैं उन्होंने मजीद कारोबार करना है। जो दूसरे लोग हैं आपको देखें जो खबरें आ रही हैं कि इमरान खान के होते हुए लोग पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि उनको ये जो हालात नजर आ रहे हैं इमरान खान की हुकूमत कोलैप्स करेगी और उसके बाद फिर केसेस होंगे, ये होगा, और ये जो दुबई वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ये सारे उधर लेके जा रहे हैं। लेकिन आज आप एक मेरी बात सुन लें कि आइंदा फ्यूचर नवाज शरीफ का है और उसके बाद मरियम का है, शहबाज शरीफ और ये जो दूसरा उनका बेटा है हमजा। ये मैं इनकी आपको थोड़ी तफसील बतानी चाहता हूँ जी कि मरियम ने जो मुस्लिम लीग नून को जिंदा रखा है और जबरदस्त तरीके से जिंदा रखा है और फजल रहमान भी उनके साथ लगे रहे हैं, तो इन दोनों को मेरा ख्याल है मैदान में छोड़ना चाहिए, ताकि मैदान का ये जो मैदान का जो मारी है ना इन्होंने हिम्मत, वो शहबाज शरीफ और हमजा ने नहीं मारी। ये दोनों जब बाहर आए हैं तो ये सियालकोट में ये एक उधर कोई इलेक्शन था वही हार गए और बाद में जो बारिश होती रही है ये होता रहा, इस तरह की चीजें हैं, कोई इतनी मेहनत नहीं की गई। कश्मीर का मैं ये कहूँगा वो तो 2 नंबरी हुई है, वो तो होनी थी। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि फ्यूचर में तो जो अब मरियम बीबी ने एक ऐलान किया है अदालत के अंदर कि मैं एक और पिटीशन कर रही हूँ, तो उसके बीच में अगर ये कोई नई टेप आ गई जज साहब की तो वो तो बहुत होगी। अच्छा साहब अब देखें क्या सामने लाते हैं, तो उसके बाद ये सामने चीजें आएंगी तो मेरा ख्याल है हो सकता है इनकी जो वो अदालत में जो सजाएं हैं वो सस्पेंड होके शायद खत्म कर दी जाएं और उसके बाद उन्हीं चीजों के ऊपर नया केस शुरू कर दें, तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि फ्यूचर पाकिस्तान में अब ये जो चीज पाक फौज को भी वाजिया हो गई है कि मुल्क में जो हुक्मरानी है नवाज शरीफ से अच्छी कोई नहीं किसी ने की। पीपल्स पार्टी भी आई है, उन्होंने लुटेरापुरी की है, और उसके बाद अगर उनका फ्यूचर का बिलावल है टू यंग, वो तो बेबी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। अच्छा तो सही मैं यहाँ आपको पूछूंगा जी। उसके बाद वजीर सुन लेगा नवाज शरीफ, मुझे लगता है कि फिर जीत के प्राइम मिनिस्टर बनेगा और उसके बाद मरियम को फिलहाल अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दें ताकि ये अपना थोड़ा रन करे फ्यूचर के लिए। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई और रास्ता नहीं है और ये अपना जितनी जल्द होगा ये पाक फौज चाहेगी कि किया जाए। जी अच्छा, मरियम के बाद फिर उसका बेटा भी तैयार हो जाएगा, फिर उसका बेटा ये नस्ल दर नस्ल हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे। अब नहीं, नस्ल दर नस्ल अगर कोई काम अच्छा करता है तो आप उसका क्या कह सकते हैं। अगर मुल्क को अच्छी कीमत में लेके कोई जाए तो अब अभी आपने मार्शल की बात की है ना, जर्मन की, कि उसने 16 साल हुक्मरानी की है, तो अभी उसने खुद इस्तीफा दिया है। तो ये बात नहीं है, बात ये है कि मुल्क के लिए अच्छा कौन काम कर रहा है। अब आप तीनों में से देख लें कि नवाज शरीफ के होते हुए इतनी महंगाई भी नहीं हुई, और अब आप देख लें और जरदारी के वक्त देख लें
कि जरदारी अच्छा ने सर, क्या ये मुल्क चलाया। कल बिलावल ने तो कहा कि मेरी हुकूमत होगी पूरी पाकिस्तान में, कल के परसों का बयान था उसका। किसका बयान आया? बिलावल कह रहा है कि आप हमारी हुकूमत बनने वाली है पूरे पाकिस्तान में, कौमी हुकूमत तो जो है। बयान देने में क्या हो रहा है? मैं यहाँ के ऐसे कह देता हूँ कि मैं अपना ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे लगा दे। तो जब आप लगेंगे फिर देखा जाएगा। अभी तो आप वहाँ पहुँचे नहीं, पहुँचेंगे तो बात करें। अच्छा ये बताइए कि बयान देने में तो कोई हर्ज नहीं, मगर यही मुसीबत है कि पाकिस्तान में सिर्फ बयान ही दिए जाते हैं, काम कुछ भी नहीं होता ना। नहीं, ये काम जो नवाज शरीफ के वक्त में हुआ है, उस वक्त देखे कितनी सड़कों की अपना जाल बिछा है। उसके बाद लोग सर वो सड़कें टूट गई हैं। नहीं, उर्वत में कमी आई थी उस वक्त देखे। हाँ जी। अब उर्वत में देखे क्या हाल है। आप अच्छा, इसको मिलाए ना, अच्छा जरदारी के मैंने दौर कहा से मिला ले और इमरान के दौर से मिला ले और नवाज शरीफ के दौर में मिला ले, ये तीनों ही रहे हैं ना ज्यादा। अच्छा। तो उसमें आप देखें गुर्बत बिल्कुल कम हो गई थी और महंगाई भी कम हो गई थी नवाज शरीफ के। तो मुशर्रफ दौर में भी जो सड़कें और छोटी छोटी गलियां इस तरह की गाँव में बनी है, इसने भी ये बड़े अच्छे काम किए हैं। बेशक अपना हुकूमत फौजी थी, लेकिन काम अच्छे हुए हैं जी। सर ये सड़कें जो बनाते हैं पाकिस्तान में, जो यूरोप की सड़कें वो कायम रहती, हमारी टूट जाती हैं। मैंने वहां देखा पाकिस्तान में गाड़ी नीचे चला रहा है, सड़क टूटी हुई, वो कहता है नीचे अच्छी चल रही कच्ची सड़क पे। क्या सिस्टम है? नहीं, ये देखें अब मोटरवे बना है तो तकरीबन ठीक ही है, और दूसरी सड़कें जो बनेंगी इसमें दो चीजें हैं। हाँ जी। एक तो जो चीजें लगाई जाती हैं, जो वहाँ मसाला या दो चीजें हैं, वो अगर 100% हो तो मेरा ख्याल है नहीं, वो लगाएगा कौन? नहीं, अब आप देखें जो पिंडी से मरी की सड़क है, वो जिस वक्त मर्जी जाए उसी तरह ही है, वो बड़ी जबरदस्त बनी हुई है। सर पिंडी से मरी अमीर आदमी ने जाना है, उधर गरीब आदमी का क्या काम है, मुझे ये बताएं। मैं गरीब लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, जो मोहल्लों में, जो गलियों में हमारा। अच्छा एक बात मैं आज करना चाहता हूँ, चले मुबारक साहब मेरी बात होती है जी। जो वहाँ के मरी के लोग, मुजफ्फराबाद के लोग, इधर उधर के गरीब लोग भी वहीं पे रहते हैं, जो छोटे छोटे घरों में एक एक अपना कमरे का मकान और 4-5 फैमिली रह रही है, तो वो वहाँ से अमीर हैं। उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, उनके पास हर चीज है। अब जो चीजें महंगाई की हो गई है अपना वहाँ पे जमीनों की ये वो, अब आप देखें राज्य कितने अमीर हो गए हैं। अब मैंने जो मैं उधर एक छतर में मकान बनाया था जस्टिस कॉलोनी में, तो उस वक्त मैं देखता था, और जैसे ही जमीनें महंगी हुई हैं तो ये इनके पास जो गांव में लोग रहते थे, साइकिल नहीं होती थी, गुजारों लेके फिर रहे हैं, इस तरह की चीजें। तो हम ये न कहें कि उनके पास गाड़ियां नहीं है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आती हैं, सड़क फिर भी कायम है जी। अच्छा मैंने वैसे ही मेरे अचानक एक सवाल आ गया, वो ये है कि एक शहर है हमारा रबुआ पाकिस्तान में, जिसका नाम बदल के चनाब नगर गवर्नमेंट ने कर दिया हुआ, ठीक है। उस वहां के लोग इतने ज्यादा बाहर हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, पूरी दुनिया में। अच्छा उस शहर में आज तक मैंने सड़कें नहीं देखी बनी हुई। सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है वहां पे टैक्स भी जाता है, हर चीज जाती है, तो वो सड़कें टूटी हुई हैं बिल्कुल। नहीं, ये देखें आप, इमरान खान ने भी अभी एक दिल वगैरह के इलाके और दूसरी जगह अनाउंस किया है सड़कें बनने का, तो मोटरवे हुआ, तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में तो सड़कें थी बड़ी कम, और ये छोटी छोटी सड़कें थी। तो आप अगर नॉर्दर्न एरिया में टूरिज्म करना चाहते हैं तो वहाँ फैसिलिटी होनी चाहिए। तो अब माशाल्लाह फैसिलिटीज हो रही हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे ये छोटी छोटी जो आप बात करते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। तो वहाँ के जो बलदियाती इलेक्शन आपके पास साल से नहीं होते, और बलदियाती इलेक्शनों की जो सारे पैसे हैं वो MNA मेनली MNA के पास चले जाते हैं और MPA के पास। तो ये फिर बलदियाती जो काम है वो तो बिल्कुल खत्म है।
सड़कें टूटी की टूटी रह जाएंगी। अच्छा, मैं एमपी अपना माल हाँ जी। बनाते हैं। मैं अच्छा, आपको बताऊं एक बड़ी खूबसूरत बात है कि मैं जब कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था पीडब्ल्यूडी में, तो वहां पे मैंने एक फैक्ट्री था अपना फेडरल फैक्ट्री, तो उनको मैंने बताया, मैं कहा ये रेशो है और काम क्या होना है। तो मुबारक साहब आप कहते हैं सड़कें टूट जाती है, उसमें देखें जो टेंडर होता है उसमें 20 से 25% MNA का होता है, बाकी रह गया 75%। 75% में 12% आप लगा लें जो काम करवाने PWD, एक्सीएन, एससी, डीजी ये इनका, उसके बाद फिर अप्रूवल ले लें, अप्रूवल के 12% वो फिर अपना इन लोगों के होते हैं जो अप्रूवल देने वाले हैं। तो ये सारा मिला के फिर आप उसमें 15-20% लगा लें अपना कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, तो ये सारा मामला 75-80 पे यही चला जाता है। तो 20% में क्या काम होना है ये मुझे बताएं, इसको रोकना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये जो मैंने बताया है इमरान खान के वक्त में भी ये होगा तो शायद हो रहा हो, और ये चीज रोकनी चाहिए। जब जाके मामले सड़कें जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, सड़कें जब ठीक होंगी जब ये कमीशन खत्म हो जी। इनको जब तनख्वाह मिल रही होती फिर क्यों कमीशन के चक्कर पड़ जाते हैं जनाब? नहीं जी, तनख्वाह इतनी ज्यादा है नहीं। अच्छा, ज्यादा हो गए। आप बच्चों की फीसें देखें कितनी है, इस मुल्क में देखें बच्चों की फीस तो है ही नहीं ना, तो उसके बाद बच्चों को ये पैसे भी मिलते हैं, तो जितनी देर तक वो पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है, तो यूनिवर्सिटी में जाता है, हुकूमत लोन देती है। वहाँ क्या है, वहाँ आपको क्या मिल रहा है? वहाँ बच्चे को अच्छे से अच्छा स्कूल, उसकी तनख्वाह ही मेरा हाल है। मेरे बीकन उसमें बच्चे पढ़ते थे इस्लामाबाद में, दोनों की फीस मिला के और उनकी ऐसे बीच में चीजें आ जाती थी। 50,000 रुपया महीना, 2 बेटों का पैसा 5वीं और 6वीं जमात में। अब आप बताएं कि आप ईमानदारी वो जो आप अगर किसी सरकारी आदमी का बच्चा पढ़ रहा है क्लर्क का या जिसका, वो कहाँ से पूरा करेगा? तो उसके बाद घर का खर्चा है, फिर किराए के मकान है, तो ये सारी चीजें जो लोगों को पड़ी हुई हैं, तो ये क्या बनेगा जी। अच्छा सर, ये तो चले बड़ा जो मैंने इस पर सर्च की है कि ये स्कूलों में भी जो प्राइवेट स्कूल है वो स्कूल माफिया है, उन्होंने बड़ी लूट मचाई हुई है, तलीमी म्यार गिर गया है बच्चों का, ये बड़ा फिर करेंगे। अच्छा ये बताइए, ये इमरान खान रोजाना आके कहता है कि एनआरओ नहीं दूंगा, और पिछले दिनों उसने जाके कहा कि यहाँ 2 कवानीन चल रहे हैं, अमीरों के लिए और है, गरीबों के लिए और है। ये क्यों नहीं खत्म होते? एक कानून पे क्यों नहीं सिस्टम चलता? ये सारा इमरान खान का टीवी पे आके बकवास करने का तरीका है। अगर ये रोजाना ये बकवास ना करें तो कौन इसकी बात सुनेगा? इसको आप बताइए कि अमीर और गरीब में फर्क क्यों नहीं डाल सकता? और ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला की बात करता है, उन्होंने गरीब और अमीर में फर्क रखा हुआ था। ये मदीना की यात्रा की बात करता है, तो इन चीजों का मुझे जवाब दे दे। तो ये आंखें में शर्म हो चुका है और ये आंखें बंद कर देता है। इसके अमीर जो लोग इसने लगाए हुए हैं वो लूट मार कर रहे हैं और इसको पता नहीं, नजर नहीं आ रहा। ISI की सारा जनतें और ये ISI के क्या कर रही है जो इसको रोज रिपोर्ट देती है, ये अंदर इसको पढ़ना नहीं आता। वैसे तो कहते हैं मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हूँ, तो अंग्रेजी समझनी चाहिए, सारी चीजें अंग्रेजी में आती हैं। तो ये सारा जो लिखा होता है, इसने जो 5-6 चीजों के ऊपर जो भी मैंने मेंशन किया है, जो गंदम थी, उसके बाद अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो रही है, चीनी एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद आटा एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके बाद ऑयल की बात कर लें, गैस की बात कर लें, रोजाना टीवी के ऊपर तस्वीरें पड़े जाती हैं। इसने क्या किया है? एक आदमी को भी इसने पकड़ा है, एक आदमी को भी इसने चार्ज किया है, जो छोड़ के चले जाती हैं। वो दवाइयों वाला सियानी इसका सेक्रेटरी जनरल है, उसने 800% दवाइयां बढ़ा दी। इसने उसको करप्शन के ऊपर मिनिस्ट्री से खत्म कर दिया। तो उसका क्या बना? ये ऐसे बकवास करता रहता है कि दूसरों के खिलाफ, अपनी
जेब में मुंह डाले और लो इमरान खान अपनी जेब में मुंह डालो। तुम्हारे लोगों ने जो करप्शन लूटपाट की है उनका कोई अदालत किया है, अवाम के सामने लोग लेके रोज आते हैं। तुमने जो दवाइयों के ऊपर मरियम और अंग्रेज ने ऐलान किया था कि इतने अरब रुपए तुम्हारी हैं, उसका जवाब दो। या सर ये तो इल्जाम लगते ही रहते हैं ना, ये भी एक मरियम के ऊपर और अंग्रेज पे या तो डेफर्मेशन का केस करो या फिर ऐलान करो कि मैंने लूटा है, उसका सबूत दो। क्यों जवाब नहीं देते जी? अच्छा सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं एंड पे ये आपसे पूछूंगा कि आज पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है, आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतर नजर आ रहे हैं? मुख्तसर जरा जवाब दीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, एक तो जो कश्मीर का मामला है, अब उसका सबसे पहले सब हाल ढूंढें। LOC को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, क्योंकि लड़ाई जंग करनी तो मुश्किल है। दोनों इंडिया पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार हैं कि तबाही है। तो इसके ऊपर पाक फौज भी अपना पैसा लूटना छोड़ दे और यही पैसा अवाम के ऊपर लगे। और उसके बाद अफगानिस्तान की जो जंग थी और दहशतगर्दी जो थी, ये भी इंशाल्लाह कम हो जाएगी। और पाक फौज जो है, इसको भी अपने आप को सोचना चाहिए कि अवाम का पैसा ना लूटे और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इलेक्शन जो है वो फेयर एंड स्क्वेयर ईमानदारी से करवाएं और एक्सेप्ट कर लें कि पिछला इमरान खान का इलेक्शन उन्होंने जालसाजी करवाई थी और उसके बाद आइंदा ये अल्लाह ताला से तौबा करें। तो ओपनली टीवी के ऊपर आके कानों को हाथ लगा के पाक फौज अगर कह दे कि आइंदा हम इलेक्शन ईमानदारी से करवाएंगे और इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो मैं कहूँगा कि मुश्किल में मुल्क में खुशहाली बहुत शुक्रिया आएगा और आइंदा पाकिस्तान पूरी दुनिया में सुरक्षित हो सकता है। देखें, मैं यहाँ बैठ के पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान का सोचता हूँ, कुर्बान होने के ऊपर तुला हूँ और पाक फौज के ऊपर भी मैं कुर्बान होने पे तुला हूँ। लेकिन पाक फौज और इन चीजों के ऊपर गौर करे और मेहरबानी करके पाकिस्तान जिंदाबाद के ऊपर तरक्की करवाए। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप उसके साथ फिर भी प्रोग्राम करेंगे। मेरे ख्याल में तो पूरी कौम को तौबा करनी चाहिए, क्योंकि पूरी कौम ही जो है वो मुखलस नहीं है पाकिस्तान के साथ। अगर सब मुखलस हों अपने मुल्क के साथ, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हालात तब्दील हो जाए। मगर सोच ये है कि अगला तौबा कर ले, मुझे तौबा की जरूरत नहीं है, ये सबकी सोच है। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें ना। कल इंशाल्लाह ये इतवार को आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे। आज ये रिकॉर्डिंग हुई है, मैंने इसलिए आपको बता दिया। 9 न्यूज़ TV इंटरनेशनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्लाह हाफिज।